हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बता दें आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर और बुरी खबर पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान चौतरफा घिर रहा है। पड़ोसी तो मारेगा, घर के लोग भी पीटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में पानी के हालात क्या हैं वो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स बता रहे हैं। पाकिस्तान में पीने को पानी नहीं है, ये पाकिस्तान का हाल है। सख्त गर्मी के मौसम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम पानी को तरसने लगे। औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन में पानी आता है तो बिजली चली जाती है और जब बिजली आती है तो पानी गायब हो जाता है। कहते हैं कि हफ्ते में आएगा, महीने में आएगा, लेकिन साल साल गुजर जाते हैं, 8-8 महीने गुजर जाते, कोई पानी नहीं आता। टूटियों में घरों में नहीं आता, 2-2 महीने हमको पानी नहीं मिलता, 2 महीने बाद पानी नंबर आता है हमारा। बल्दिया टाउन सेक्टर 9F1 और इतिहाद टाउन में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बल्दिया टाउन में हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, घरों के नलके खाली हैं। आप देखें हेडिंग चल रही है, टैंकर भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मैं देखें अपने बच्चों के साथ मिलके इस तरह गिल में पानी भर रहा हूँ। इधर सिर्फ पैदागिरी है, हर हफ्ते आ जाते हैं पानी के पैसे मांगने और वाल में ना आता है धमकी की चोट पे, बोलता पैसे दो और पानी भी नहीं खोलता और ये माफिया घूम रही है। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, जिना टाउन और ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी की फराहमी बंद है। बूंद बूंद को तरसती आवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर में सरकारी लाइनों के जरिए उनके घरों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे थे, ये तब है जब अभी गला सूखना बाकी है चिनाब से, पहले ही हालत खराब है। ये देखिए चिनाब नदी सूख गई है, भारत ने एक्शन शुरू किया, उसके बाद देखिए पाकिस्तान का गला सूखना शुरू हो गया। ये चिनाब नदी सूख गई है, पानी बंद कर दिया है, सिंधु समझौता रद्द कर दिया है, उसके बाद भारत ने एक्शन शुरू किया। 3 नदियां जिनका पानी पाकिस्तान को जाता था उसमें चिनाब भी शामिल है, भारत ने पानी रोक दिया और उसका असर दिखाई देने लगा है, पानी सूखना शुरू हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, लोग पहुंच गए, भारत के जिस हिस्से से पानी रोका गया लोग पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की है, भारत माता की है, भारत माता की है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहीं से चिनाब बहती थी और यहीं पानी रोका गया, उसके बाद भारत के लोग वहां पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान इसी लायक था जो उसके साथ भारत कर रहा है। भारत माता की है, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। तो पानी में हालात खराब हैं और इधर देखिए पाकिस्तान ने आटा स्टॉक करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, आटा स्टॉक किया जा रहा है कि जंग की स्थिति में खाने को रोटी तो मिल जाए, उसकी हालत और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान इस डर और खौफ के साए में है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है और जंग की हालात में खाद्य सामग्री मिलना और मुश्किल हो जाएगी। पहले ही वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए आटा स्टॉक हो रहा है। सोचिए खाने को आटा नहीं है, लेकिन एक और मिसाइल टेस्ट कर दी है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाक का मिसाइल टेस्ट। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत में भी युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया, जंग की स्थिति में यह ब्लैकआउट किया जाता है, उस ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। और इस बीच तुर्की का वॉरशिप जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गया है। यह तस्वीर आई जो सुर्खियां बनी कि एर्दोगन ने, तुर्की ने अपना एक शिप भेज दिया है पाकिस्तानी जल सीमा के नजदीक।
तुर्की का वॉरशिप आप देख रहे हैं। इससे पहले भी खबर आई थी कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों से मदद दी है। तुर्की ने इससे इनकार किया था, लेकिन इसका पहुंचना बता रहा है। देखिए पाकिस्तानी नेवी उनका कैसे वेलकम कर रही है। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान पहुंच गए। ये ईरानी विदेश मंत्री जो पाकिस्तान पहुंचे हैं, खबर यह है कि पाकिस्तान में वहां प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उसके बाद ईरानी विदेश मंत्री हिंदुस्तान का भी दौरा करने वाले हैं। इस टेंशन के बीच क्या टेंशन कम करने के लिए ईरानी विदेश मंत्री आ रहे हैं। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान में तनाव इस कदर है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन उनके अंदर से ही हमले हो रहे हैं, उसकी यह तस्वीर है। बलूचिस्तान में बलूचों ने कैसे चीन और पाकिस्तान के ट्रकों को फूंक डाला है। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला इलाका है जहां चीन पाकिस्तान मिलकर काम करते हैं। बलूच इसका विरोध करते हैं। यहां जो ट्रक थे चीन और पाकिस्तान के, उनमें आग लगा दी है। बलूचिस्तान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी ट्रक फूंक दिए गए हैं। चीनी जो सामग्री थी उसमें आग लगा दी गई है। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, पश्तून कह रहे हैं और बलूच कह रहे हैं कि वो जंग में भारत का साथ देंगे। हिंदुस्तान हमला वाला मुंबई हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न कहू दुमर जुल्म नशी। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मोदी के एक्शन से पाकिस्तान में पहले ही खलबली मची है और अब यह ऐलान उसकी नींद उड़ाने वाला है कि बलोच और पश्तून भारत की तरफ से लड़ेंगे। की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मतलब जंग हुई तो आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से लड़ेगा। जिस बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा पर शाहबाज से मुनीर तक बड़े बड़े दावे करते थे, उसे अपने माथे का ताज बताते थे। और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। उन बलोच और पश्तूनों ने जंग से पहले ही पाकिस्तान की आधी ताकत खत्म कर दी है। पाकिस्तान की मस्जिदों में भी ये खौफ सुनाई दे रहा है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। बलोच पहले भी पाकिस्तान को अपनी ताकत और तेवर दिखा चुके हैं और अब खुलकर मोदी और भारत के साथ का ऐलान कर पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दे दिया है कि भारत से लड़ोगे तो तय है हार और बर्बादी के लिए रहो तैयार। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दे कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। सोचिए पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग और उनके नेता पाकिस्तान को यह तस्वीर याद दिला रहे हैं। यह 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से अलग किया भारत ने और बांग्लादेश बनाया, तब पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं 1971 मत भूलो, भारत तुम्हें कौन सा दिन दिखा चुका है। अब पाकिस्तान में रहने वाले बलूच और पश्तो जो हैं वो भारत के साथ आकर खड़े हो गए। सबसे पहले देखिए, बलूचिस्तान भारत के साथ है, ये बलूच नेता है। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है और बलूचिस्तान में बगावत की आग और तेज हो गई। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाक सेना पर हमला बोला है। बलूच नेता और पाक के पूर्व सांसद ने आईना दिखाया है। पिछले दिनों पाक सेना प्रमुख ने बलूच विद्रोहियों पर अटैक किया था। बलूच नेता अख्तर मेंगल है ये। इन्होंने कहा, जनरल साहब आपको याद दिला दूं, दुनिया की किसी भी जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने इकट्ठे हथियार नहीं डाले थे जो आपकी फौज ने डाले हैं। 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज वहां टंगी हुई हैं।
दरअसल बलूच नेता 1971 भारत पाक युद्ध की बात कर रहे थे, जिसमें भारत ने पाक के 93,000 नागरिकों को बंदी बना लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 90,000 से ज्यादा पाक सैनिक थे। अब असीम मुनीर ने कहा, पिछले दिनों अख्तर मेंगल असीम मुनीर के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। असीम मुनीर ने कहा था, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि हम इसको लेकर जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं ले जा पाएंगी बलूचिस्तान को। हम वो करेंगे जो बलूचिस्तान की 10 नस्लों तक याद रहेगा। पश्तून नेता देखिए क्या कह रहे हैं। एक तरफ बलूचों ने भारत का साथ देने का ऐलान किया है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बगावत की आग उठ रही है। पाक के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान का दबदबा है और वहां की मस्जिदों से युद्ध के दौरान भारत का साथ देने का ऐलान हो रहा है। एक मस्जिद के प्रभावशाली मौलाना का ऐसा ही ऐलान सामने आया है, जिसमें वो मस्जिद के अंदर से ऐलान करते हुए कह रहे हैं, कुरान की कसम खाकर कहता हूं, अगर भारत हमला करता है तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। इस दौरान मौलाना के हाथ में कुरान भी होता है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इन मौलानाओं को और बलूच नेता क्या कह रहे हैं और असीम मुनीर क्या कह रहे हैं। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मस्कुम कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बदा दुआगान कोली, या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न कहू दुमरा जुल्मु नशु दा कुरान में का मखिता को कदरोग वर के वाम मां के बेईमान दुमरा पुख्तान रे उठा कोल ता सर बताइदु की स्ता मरगिरतिया बहु की ता बस बदे जिंदाबाद चलो वही का गलत हवाएम वही उबा की दर सरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं, वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, अपनी निसाब की किताबों में डाल दे कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। इतने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया, ये भी उसके साथ की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये है पाकिस्तान का हाल। अंदर के लोग भारत के साथ खड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैंने जो शुरू में आपको दिखाई कि बलूचिस्तान में ही बलूचों ने पाकिस्तान के वाहनों में आग लगा दी है। वो नहीं चाहते हैं कि सीपीईसी चीन और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बने। अब आपको बताऊं, बलूच और पश्तून क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हैं। क्या पाकिस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने जा रहा है? देखिए जरा, ये पाकिस्तान का नक्शा है। ऊपर सबसे ऊपर जो हरे रंग का दिख रहा है आपको, वो है खैबर पख्तूनख्वा, यहां रहते हैं पश्तून लोग। नीचे जो बलूचिस्तान आपको हरे रंग का दिख रहा है लोकेशन के साथ, यहां रहते हैं बलूच। अब क्या लड़ाई है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच? बलूचिस्तान में कई सालों से आजादी की लड़ाई चल रही है। यहां के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को लेकर विद्रोह और विरोध है। पूरे इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी का बोलबाला है। साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी अक्सर पाक सेना पर हमले करती है। बलूचिस्तान की राजधानी है कोयटा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका भी है। पाक पर बलूचिस्तान के संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। अब यह लड़ाई बलूच और पाकिस्तान के बीच है। खैबर पख्तूनख्वा आप जो ऊपर देख रहे हैं, यह लगता है अफगानिस्तान के बॉर्डर से। पश्तून लोग इधर भी पश्तो रहते हैं और बॉर्डर के उस तरफ भी पश्तो रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लंबे समय से अशांति है। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर, आतंकवाद और आम जनता की सरकार से नाराजगी है। यहां 48% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे। पाक के अंदर आतंकी हमले के तार यहां से जुड़ते हैं। तहरीके तालिबान, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, खुरासान का गढ़ है।
दोनों आतंकी संगठन में पाक में शरिया कानून चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इन्हीं दोनों का राज है। अक्सर ये पाकिस्तानी सेना पर हमले करते हैं, ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आपको सुनवाता हूं, पिछले दिनों मुनीर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों की संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन सोचिए पाकिस्तान में सारे मुसलमान, फिर भी बलूच इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, पश्तून जो मुसलमान है वो भी इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी ग्राफिक्स दिखाया, ये अपने आप में तमाचा मुनीर के इस बयान पर है। सुनिए जरा मुनीर का बयान। Others the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. सुना आपने, बता रहे थे मुनीर हमारा सब कुछ अलग है, लेकिन जिनका एक जैसा है वो भी इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, यह है पाकिस्तान की बड़ी मस्जिद लाल मस्जिद। इस मस्जिद में आज जो लोग बैठे थे वो ये बात कर रहे थे कि भारत जब पाकिस्तान पर जंग जारी करेगा तो क्या ये लोग, अगली तस्वीर दिखाइए, ये लोग खुद तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए। पाकिस्तान का साथ सुनिए जरा, कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्को फजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहां बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहां जो जुल्म है, और यहां नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। सोचिए पाकिस्तान की मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि पाकिस्तान जितना जुल्म मुसलमानों पर कर रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है, या न जाने कौन मुसलमान कब लापता कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की लाल मस्जिद से पाक के खिलाफ आवाज उठी। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। लाल मस्जिद में मौलाना ने मौजूद लोगों से सवाल पूछा, भारतीय फौज अगर हमला करेगी तो कौन पाक का साथ देगा? हजारों लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी, लेकिन भारत के खिलाफ एक भी हाथ नहीं उठा। लाल मस्जिद इस्लामाबाद का कुख्यात मस्जिद मानी जाती है। यहां कट्टरपंथियों की पाठशाला चलती है। यहां कट्टरपंथियों को हथियारों के साथ देखा जाता है। पाकिस्तान की राजनीति में लाल मस्जिद का बहुत महत्व है। 2007 में पाकिस्तानी सेना को यहां ऑपरेशन चलाना पड़ा था। लाल मस्जिद से ही तालिबानी सोच निकली, लेकिन मौलवी के सवाल करने पर वहां सन्नाटा पसर गया। किसी ने हाथ उठाकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। अब वहां भी कोई पाकिस्तान के लिए मरने को तैयार नहीं। यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लोगों का हाल है। लाल मस्जिद के इमाम ने पाक का समर्थन न करने का आग्रह किया है। लोगों से कहा है भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में पाक को समर्थन नहीं। पाकिस्तान के मुसलमान भारत की तुलना में कहीं ज्यादा पीड़ित है। पाकिस्तानी सेना पाक में हमारे अपने मुसलमानों पर बमबारी करती है। भारत भी भारतीय मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करता है। लेकिन कुछ और भी मौलाना है, कुछ मौलाना जो स्पॉन्सर्ड बाय सेना है वो सेना के बीच पहुंचे। आज आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के बड़े मौलाना है, और ये वो मौलाना है जिनको दुनिया में कई देशों में सुना जाता है। जरा सुनिए, ये मौलाना धमकी दे रहे हैं पीएम मोदी को, वो भी गजवाए हिंद की धमकी दे रहे हैं कि ये गजवाए हिंद होगा अगर ये जंग होगी तो। ये बात करो तो बता दीजिए। वो कैमरा नीचे हो जाए। अच्छा चले नीचे हो जाए। ये बात करो तो बता दीजिए। वो कैमरा नीचे हो जाए। अच्छा चले नीचे। किस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं,
इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब खुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतजामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा हूँगा और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। सोचिए, ये ऐसे मौलानाओं की ज़हनियत है जो नफरत जहर भरते हैं और लोगों को आतंक में झोंकते हैं। अब आपको बताता हूं, जिस गजवाए हिंद का जिक्र कर रहे हैं वो गजवाए हिंद है क्या। गजवाए हिंद सैकड़ों साल पुराना शब्द है और इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े लोगों से है, यहां रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। गजवा का मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए जंग से। गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतना, इसके बाद इसका इस्लामीकरण करना। कट्टरपंथियों के मुताबिक भारत में शासन के लिए पर्याप्त मुसलमान है, इसलिए इस देश को दारुल इस्लाम होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वालों का मानना है कि इसके लिए कुछ भी करना चाहिए। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। ऐसे लोग जिहाद को सही मानते हैं और एनआईए की छापेमारी के दौरान गजवाए हिंद का जिक्र मिला था। इसके तार पाकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों से जुड़े थे। हाफिज सईद जैसे आतंकी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तानी मौलाना को सुना, अब भारतीय इमाम को सुनिए, गजवाए हिंद को जो पाक को जवाब दे रहे हैं। धमकियों से डरने वाले पाकिस्तान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये धमकियां उसकी बौखलाहट का नतीजा है। उनको पता है कि हिंदुस्तान ने अगर एक बार आक्रमण शुरू कर दिया तो पाकिस्तान सफाई हस्ती से मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। हम तो अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को निमटने के लिए हम काफ़ी हैं। सरकार हमें इमामों को इजाज़त दे, हम बॉर्डर पर जाकर उनके साथ लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये जो आतंकवाद कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, इनकी वजह से हम हिंदुस्तान में रहकर परेशान हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता। इस्लाम निहत्ते और मासूम लोगों की जान नहीं लेता और न जान लेने के लिए कहता, न सुसाइड बम्बर बनने के लिए कहता। ये सब चीज़ें पाकिस्तान ने ईजाद की हैं, क्योंकि इस्लाम से उसका कोई नाता नहीं है। तो देख लिया आपने, पाकिस्तान को मौलाना साजिद रशीदी जवाब दे रहे थे। जवाब भारत से भी मिल रहा है, ये है जवाब। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बगलिहार बांध, ये जो डक्ट आप देख रहे हैं जहां से पानी निकलता था, ये सारे बंद हो गए। किसी से पानी नहीं निकल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बंद है। पानी बंद किया गया तो उसके बाद देखिए पाकिस्तान का हाल ये है। ये चिनाब का पानी, यहीं से जब बांध से पानी निकलता है तो इसी रास्ते से जाता है। आप देखिए पानी कहां चला गया है, सूख गई है, चिनाब सूख गई है और ये पानी पाकिस्तान को जाता है। भारत ने संधि स्थगित की, उसके बाद भारत ने एक्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान कह रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा भारत, लेकिन भारत ने क्या किया वो दिखा दिया। एक और डैम, इसके बाद एक और बांध है, उसको भी बंद करने की तैयारी, लगभग बंद कर दिया है। ये देख रहे हैं, ये है सलाल डैम, बगलिहार से कई किलोमीटर दूर ये बांध है। देखिए इसको भी बंद कर दिया है और यहां से जो पानी जाने वाला है, ये पानी जाना बंद हो गया है। आइए आपको बताऊं जरा कि भारत ने जो एक्शन लिया है, ये दोनों ये बांध हैं कहां पे जिसे बंद किया और ये कैसे पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। ये आप देख रहे हैं जम्मू के रामबन से देखिए, रामबन में बांध है जम्मू के, इसका नाम है बगलिहार। बगलिहार पर पानी रोका चिनाब नदी का और ये आगे बढ़कर जाएंगे तो जम्मू के रियासी में दूसरा बांध है, इसका नाम है सलाल बांध, 120 किलोमीटर दूर। यहां भी आगे पानी रोक दिया है। अब ये पानी पाकिस्तान के सियालकोट जाता है 50 किलोमीटर आगे और ये सियालकोट में पानी बंद हो जाएगा। तो भारत ने पहले पानी रोका तो पाकिस्तान को लगा कि पानी नहीं आ रहा है, अब सूख गया है, लेकिन भारत देखिए क्या कर रहा है, दोबारा
ऐलान कर रहा है कि पानी छोड़ने वाला है, अचानक पानी छोड़ रहा है, अचानक पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कि जल्द से जल्द दरिया चिनाब से बाहर आ जाए। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चिनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चिनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। दरिया चिनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है और आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द दरिया चिनाब से बाहर आ जाए। आप सभी लोगों से अब देखिए, ऐलान किया गया और पानी छोड़ दिया गया चिनाब। यही जल संधि स्थगित होने के बाद भारत कर रहा है। जल संधि का हिस्सा था कि भारत एक एक जानकारी देगा, कब पानी छोड़ना है, कब पानी रोकना है। भारत ने क्या किया, अब ना पानी छोड़ने की जानकारी दे रहा है, ना पानी रोकने की। अब पाकिस्तान को झेलना है, कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति होगी, ये भारत कर रहा है। अब आपको बताऊं पाकिस्तान में इसका असर क्या हो रहा है। पाकिस्तान परेशान है, इसीलिए वहां के नेता सब जंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे और बड़ी बड़ी बातें। भारत में चिनाब नदी और पर बगलिहार और सलाल डैम बने हुए हैं। पाक में चिनाब का कितना पानी जाएगा इन डैम से ही तय होता है। सिंधु समझौते के तहत भारत पहले पानी की जानकारी दिया करता था, कब बांध से पानी रोक रहा है, कब अचानक पानी छोड़ रहा है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु संधि तोड़ दी। अब वो पानी भी रोक रहा है और पाक को बता नहीं रहा है। चिनाब का पानी रोका तो पाकिस्तान में 40% तक बहाव घट गया। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में हुआ। सिंध और पंजाब में अभी गेहूं और धान की फसल उगाई जा रही है, लेकिन फसलों को भरपूर पानी देने वाली चिनाब नाले में बदल गई। इससे पाकिस्तान में गर्मी में भारी जल संकट पैदा हो सकता है। भारत के रोकते ही बिजली, सिंचाई और पानी का संकट बढ़ जाएगा, जबकि भारत चिनाब झेलम में नए पावर प्लांट बनाने जा रहा है। जी हां, यानी जो नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन थी वो भारत की ताकत बढ़ाएगी। इसलिए पाक वर्ल्ड बैंक से लेकर ग्लोबल मंच तक गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हर मांग को ठुकरा दिया है। भारत ने तो वाटर स्ट्राइक का एक और तरीका भी शुरू कर दिया है। पहले वो बांधों में पानी रोककर पाकिस्तान को सूखे के संकट में डालता है, फिर बिना बताए अचानक बांध से नदियों में पानी छोड़ देता है। पिछले दिनों भारत ने झेलम में अचानक काफी पानी छोड़ दिया था। पीओके को झेलम में पानी छोड़े जाने की जानकारी नहीं थी और जब तक पता चलता मुजफ्फराबाद समेत कई जगह बाढ़ आ गई। अब भारत ने चिनाब नदी में भी ऐसा ही कदम उठाया है। पहले बांधों के जरिए पानी रोककर सूखे का संकट और फिर अचानक चिनाब नदी में पानी छोड़कर बाढ़ जैसी स्थिति, सैलाब आ जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। देखिए जो वहां पहुंचे चिनाब तक और भारत के लोग क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के इस फैसले के बाद। गेट्स में पानी की जो बिल्कुल फ्लो है वो कम कर दिया गया है। कारण यह है कि अब भारत जो है किसी भी संधि से बाध्य नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसा पानी जो है हर समय पानी दिया जाए या फिर किस मात्रा में पानी जो है पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। यही कारण है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे बगलिहार प्रोजेक्ट में तो गेट्स जो हैं गेट्स क्लोज्ड हैं। यहाँ पर पानी की तादाद भारत की तरफ से भी कम कर दी गई है। चिनाब दरिया में पानी का जल स्तर जो है वो जो अमूमन तौर पर होता है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी कि हर समय भारत को पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमने कितना पानी छोड़ा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जो है हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं या ज़्यादा बाढ़ के कारण पानी छोड़ा गया है। भारत की वो बाध्यता जो है वो भी इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के जो है स्थगित होने के साथ ही वो भी बंद हो जाती है। 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है। जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए। तो आपने भारत के लोगों को भी सुन लिया, उनकी भी मांग यही है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को ना दिया जाए। सिर्फ पानी ही नहीं, रोटी के भी लाले होने वाले हैं। इसकी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, आटे का स्टॉक कर रहा है, आटे की बोरियां रखी जा रही हैं। 2-2 महीने की तैयारी कर ली गई है पाकिस्तान की तरफ से कि आखिर आटा स्टॉक कर लिया जाए।
बाकायदा पाकिस्तानी सरकार ने भी ऐलान किया है। देखिए, कुछ साल पहले पाकिस्तान में आटे पर जंग छिड़ी थी और आटे के लिए मुल्क के अंदर खून खराबा तक होने लगा था। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरजेंसी आटा की लग गई और पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए खौफ में पाकिस्तान के लोग रसद जमा करने में जुट गए। कुछ लोग ने तो दफ्तर और कामकाज पर जाना भी छोड़ दिया है। कई लोग परिवार को बॉर्डर के इलाकों से दूर लेकर जा रहे हैं। पीओके में तो लोगों को खाने का स्टॉक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। एलओसी से सटे इलाके के लोगों को 2 महीने का आटा जमा करने को कहा है। मुजफ्फराबाद की एक मिल से 250 टन आटा जमा करने को भेजा है। आमतौर पर बर्फबारी के मौसम में पीओके में आटे का स्टॉक जमा होता है और संकट के समय पाक के बाकी इलाके 15 दिन का स्टॉक रखते हैं, लेकिन भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए। जंग के बड़े खतरे को देखते हुए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया, इसलिए पाकिस्तान ने 2 महीने का आटा स्टॉक जमा करने को कहा है। उसने लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा सुरक्षित रखने को कहा है। एलओसी के पास गोदामों में स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और बंकर की तरह आटे अनाज के खुफिया अड्डे का भी दावा है। आइए अब आपको मैं सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो हाल आटे का है वही हाल पानी का भी है। दोनों को लेकर पाकिस्तान के नेता डरे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमें पानी के सरचश्मों की हिफाजत करना जानते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हर उस बंद को रॉकेट मारकर तोड़ देंगे जो पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने के लिए बना है। आपको तस्लीम नहीं करता, आपके साथ बात करने पे आमादा नहीं, आपके हकूक तस्लीम नहीं करता, तो फिर उसमें बातचीत नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का पाकिस्तान के पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो वो वायलेशन में होगा बैनुल अक़वामी बनाए गए कवानीन के और पानी के हकूक का। दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। पानी और आटे के लिए रो रहा है और मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। फतेह का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है। 3 दिन में ये दूसरा परीक्षण है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भारत की पृथ्वी है। पृथ्वी के आगे पाकिस्तान की फतेह कहीं नहीं टिकती है। अब देखिए जरा पाकिस्तान कितनी मिसाइलें क्यों ना टेस्ट कर ले। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो वो टेंशन में है उस टेंशन को कुछ कम कर सके, लेकिन आपको बताऊं जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है उसकी हालत क्या है। देखिए उसकी हालत ये है कि भारत के हमले के डर से पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट हुआ। 3 दिन में पाकिस्तान ने दूसरा मिसाइल परीक्षण किया है। 120 किलोमीटर तक मार करने वाली फतेह के टेस्ट का दावा है। ये फतेह कम दूरी की सतह से सतह पर हमला करने वाली, टारगेट सेट करने वाली मिसाइल है। ये ठोस ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। अब देखिए पाकिस्तान की मिसाइल भारत की मिसाइलों के आगे नहीं टिकती है। पाकिस्तान का जो फतेह मिसाइल भारत के पृथ्वी 2 के सामने नहीं टिकती है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। पृथ्वी 2 मिसाइल प्रणाली बेहद कामयाब मानी जाती है और उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अब्दाली का टेस्ट किया था और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अब्दाली की रेंज 450 किलोमीटर होने का दावा है। भारत के पास प्रलय मिसाइल भी पाक में तबाही मचा सकती है। यह भारत निर्मित एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 400 किलोमीटर की है। इसकी पेलोड क्षमता 800 किलोग्राम तक है। भारत की शौर्य पाकिस्तान की मिसाइलों का भारत के पास कई तोड़ हैं। 750 किलोमीटर रेंज वाली शौर्य भी पाकिस्तान में तबाही मचा सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। भारत की शौर्य मिसाइल उच्च गति से चलती है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी मुश्किल बना देती है। अग्नि, इसके साथ ही भारत के पास ताकतवर अग्नि मिसाइल भी है। इसकी रेंज 700 से 5000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने में भी सक्षम है। भारत के किसी भी कोने से इसे चलाया जाए यह पाकिस्तान पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। अब सोचिए जरा पाकिस्तान में नेता क्या कह रहे हैं। मुस्तफा कमाल फिर वो परमाणु धमकी दे रहे हैं और सुनिए जरा अयूब मिर्जा को वो उन्हें जवाब दे रहे हैं।
ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फ़ौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। पाकिस्तान के अंदर सब इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं कि मोदी जी आओ, हमारी जान छुड़ाओ इन राक्षस जर्नैलों से, आओ मोदी जी। और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मोदी जी आ रहे हैं तुम्हारी जान छुड़ाने इन जर्नैलों से। तो आप सुन रहे थे अयूब मिर्जा को। दूसरी तरफ भारत ने सुखोई की तैनाती की है। आज सुखोई नजर आया लेह में। और जंग के हालात में कैसे तैयार करना है देश को, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है। जंग की परिस्थितियों में ब्लैकआउट की खास जरूरत पड़ती है, जिससे दुश्मन को नीचे ना दिखने पाए, दुश्मन के टारगेट्स ठीक जगह ना सेट होने पाए। आइए आपको बताऊं कि आखिर ब्लैकआउट की जरूरत कब पड़ती है। खासतौर पे वॉर जोन जो बॉर्डर के नजदीक इलाके हैं, उन इलाकों पर भारत की खास ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। देखिए, जगमग है शहर और उसके बाद सारी लाइट्स बंद कर दी गई। भारत की खास ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली है। पंजाब बॉर्डर पर भारतीय सेना ने ब्लैकआउट किया। पूरे फिरोजपुर में आधे घंटे तक अंधेरा था। सड़क से लेकर हर घर तक की बिजली बंद कर दी गई थी। कोशिश थी कि आसमान से या हवाई रूट से नीचे कुछ ना दिखे। भारतीय सेना का जंग की रिहर्सल का यह एक बड़ा कदम था। दरअसल ब्लैकआउट प्रोटोकॉल जंग में बेहद कारगर होता है। इससे दुश्मन को रिहायशी इलाकों की लोकेशन नहीं मिल पाती है। 1971 में पाकिस्तान ने धोखे से हवाई हमला किया था, तब भी भारत ने ब्लैकआउट से पाकिस्तान को झटका दिया था। 11 एयरबेस पर पाक ने हमला किया, लेकिन खास नुकसान नहीं हुआ। भले ही आज काफी स्मार्ट हथियार और मिसाइल आ गए हैं, लेकिन घने अंधेरे में टारगेट को चुनना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भारत के पास S-400 जैसी अचूक प्रणाली है, मतलब भारत मिसाइल और हवाई हमले नाकाम कर सकता है हवा में ही। फिर भी ब्लैकआउट का अभ्यास दूसरी तैयारी रखना है। ब्लैकआउट के दौरान ड्रोन या मिसाइल अटैक टारगेट मिस हो सकते हैं, यानी दुश्मन को हवाई हमले से रोका जा सकता है। ब्लैकआउट से नागरिकों को सुरक्षा का भी एहसास रहता है और दुश्मन को इस संदेश भी कि हमारे पास हर रणनीति है। देखिए, भारतीय सेना भी बॉर्डर इलाके में अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय सेना लगातार जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही। आइए अब आपको दिखाऊं कि भारतीय सेना एक्शन में है। तो बॉर्डर से ही देखिए आईडी बरामद हुए। पुंछ से ये आईडी बरामद हुआ है। 1 2 3 4 5 6 आईडी मिली है, यानी आतंकी साजिश का हिस्सा था। इसलिए भारत ने अपने टारगेट सेट कर लिए जो आतंकी साजिशें कर रहे हैं। ये हैं भारत के अगले टारगेट्स। कौन कौन से आतंकी हैं ये, कौन से आतंकी हैं, इनके टारगेट्स कैसे सेट किए गए हैं आपको बताऊंगा। और हाफिज सईद का बेटा क्या कह रहा है यह भी आपको सुनवाऊंगा। पहला टारगेट हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और यूएन ने इसे आतंकी, ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान की कोर्ट से भी इसे सजा मिली हुई है। भारत के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरा टारगेट नंबर 2 तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद। बाप के नक्शे कदम पर चलता है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस इसको सुरक्षा देती है। भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। तीसरा टारगेट है ज़कीउर रहमान लखवी, लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल हेड है, भारत के टॉप हिट लिस्ट में शामिल है।
मुंबई हमला और संसद पर हमले में शामिल था। तीसरा टारगेट साजिद मीर। 26/11 हमले का मेन हैंडलर साजिद मीर था। पाकिस्तान ने इसको लेकर पहले झूठ बोला। पाकिस्तान ने इसकी मौत को लेकर दावा किया था, बाद में पाक की कोर्ट ने इसे सजा सुना दी। और टारगेट नंबर 5 है हाजी मोहम्मद अशरफ। आतंकी मशीनरी का फाइनेंसर है, ये सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में भी है और ये 5 टारगेट्स होने वाले हैं। लेकिन आपको दिखाऊं कौन है हाफिज सईद का बेटा। सुन लिया आपने, हाफिज सईद के बेटे को गला सूख गया है, उसे भी डर है कि भारत और पीएम मोदी का टारगेट नंबर 1 कौन है। तस्वीर दिखाऊं, इस बीच रूस भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। खुद पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। अगली तस्वीर देखिए, विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि रूस ने भारत से बात की है और रूस पूरी तरह आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, दुनिया के तमाम दिग्गज देश भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने भारत के साथ होने का खुला ऐलान किया। अब पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का साथ मिल गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। पुतिन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सबक सिखाने पर भी जोर दिया। पुतिन ने पहलगाम हमले की निंदा भी की, मृतकों के प्रति संवेदना जताई। रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हमले के पीछे के लोगों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। इससे पहले भी पुतिन ने भारत को संदेश भेजा था। मोदी ने इस बातचीत में पुतिन को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया। खबर है कि मोदी के इस निमंत्रण को पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। हमारी रशिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और खासकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उनके साथ पर्सनल इक्वेशन है व्लादिमीर पुतिन जी से। इसी रिश्ते की वजह से उन्होंने कॉल किया और अपनी सिंपैथीज बताई उन लोगों के प्रति जिन्होंने जान खोई अपनी इस अटैक में और इस टेरर अटैक को कंडेम किया। ये दिखाता है कि भारत और रशिया की कितनी अच्छी संबंध हैं और भारत का साथ देने का वायदा किया है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके विक्ट्री डे में जाना था जो कैंसिल करना पड़ा इसी अटैक की वजह से, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई होगी और शायद समिट आने वाली है आगे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया भी है। तो भारत चाहेगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ पर आएं और उसको अटेंड करें। हमारे रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। तो रूस को साथ मिल रहा है, भारत को रूस का साथ मिल रहा है। दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं एक शिप तुर्की का, अगली तस्वीर दिखाई। तुर्की ने जंगी जहाज भेजा है जो पाकिस्तान पहुंचा है। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं उसी जंगी जहाज की। जैसे ही तुर्की का जंगी जहाज पहुंचा, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग चलने लगी कि तुर्की कोई तो आया साथ देने के लिए। के मुताबिक खबर दें आपको कि तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया है। ISPR के मुताबिक तुर्क बहरी जहाज बेओकदा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे में पाक तुर्क बहरी था। आपको बताऊं तुर्की के जहाज पहुंचने का मकसद क्या है। भारत पाक तनाव के बीच तुर्की पाक के साथ खड़ा दिख रहा है। इस मौके पर तुर्की ने पाकिस्तान में अपना युद्धपोत भेजा है। हालांकि तुर्की की एर्दोगन सरकार इसे पुराना फैसला बता रही है। एर्दोगन सरकार इसे तुर्की पाक के बीच सद्भावना सहयोग बता रही है। तुर्की का कहना है कि यह युद्धपोत ईंधन लेकर पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन तुर्की का युद्धपोत पाक पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एर्दोगन सरकार के इस फैसले के समय और मकसद पर सवाल उठ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की भारत को संदेश दे रहा है, वो बताना चाह रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की का युद्धपोत कराची पहुंचा है और इस युद्धपोत का नाम TCG बुयुकाडा है। इसे कराची बंदरगाह पर तैनात किया गया है। TCG बुयुकाडा तुर्की की नौसेना का आधुनिक युद्धपोत है। यह करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में तैर सकता है और इसमें 93 से लेकर 106 सैनिक और क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। तुर्की का यह युद्धपोत GM
84 हार्पून एंटी शिप मिसाइलों से लैस है और इस युद्धपोत की खासियत इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर का होना है जो मध्यम आकार के हेलीकॉप्टर को अपने डेक पर ऑपरेट कर सकता है। भारत ने भी देखिए हर स्तर पर तैयारी की है। आपको लिए चलता हूं सीधे एलओसी पर। यह एलओसी पर भारतीय सेना की तैयारी है कि दुश्मन अगर आंख उठाएगा तो उसे उसी भाषा में भी जवाब देंगे। हमारे सहयोगी एरावत की रिपोर्ट जरा यहां से देखिए। पूरे एरिया में जो है एयर सर्विलेंस की जाती है, उसके बाद ही इन घने जंगलों में ये जवान जो है सिग्नल मिलने के बाद आगे की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ से फिरदौस आपको दिखा सकता है, कहीं और टीम्स जो है फोर्सेस की वो इन घने जंगलों में पहले से ही है, लेकिन कुछ और भी टीम जो आ गई है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की वो अभी यहाँ पर मौजूद है। पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज किया जाता है। ये घने जंगल जो है पिछले रास्ते से अगर हम बात करें, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ मिलता आ रहा है। इससे साफ तौर से यही दिख रहा है किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही कहा है आज तक ये संगठन कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा करने का प्लान। अब भारत ने एक और तैयारी की है राज्यों के स्तर पर। पाकिस्तान ने पिछले दिनों, आपको तस्वीर मैंने दिखाई थी कि पाकिस्तान में सायरन बज रहे थे, सायरन लगाए गए थे कि जंग की स्थिति में सायरन बजेंगे। अब आइए आपको बताऊं, यही दिशा निर्देश भारत में भी राज्यों को दिए गए इसी तरह के सायरन के। पाकिस्तान पर हमले की आशंका के बीच यह बड़ा फैसला हुआ है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए। राज्यों को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। यह मॉक ड्रिल 7 मई को होगी। नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ड्रिल की जाएगी। हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा और हमले की चेतावनी देने वाला जब सायरन बजने शुरू होगा तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं इसकी जानकारी दी जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था होगी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। एवैक्यूएशन प्लान को लेकर भी लोगों को अपडेट किया जाएगा, कैसे उस वक्त लोग निकलकर भागें, युद्ध की स्थिति में कैसे सुरक्षित जगह ले जाएं, इसकी तैयारी की जाएगी। आपको दिखाऊं, बाकायदा इसी की तैयारी बॉर्डर पर बहुत पहले से हो रही। न सिर्फ सायरन, ये आप देख रहे हैं बॉर्डर पर वॉच टावर बना दिए गए हैं, वॉच टावर तैयार कर दिए गए हैं। ये इंडो पाक बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां इस तरह के टावर बनाए गए हैं। यहां पर सेना का जवान खड़ा होकर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकता है। दरअसल हम जैसलमेर के जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और यहाँ पर सेना ने ऐसे 5 वॉच टावर बनाए हैं जिन वॉच टावरों के जरिए पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अगर मेरे दाहिनी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो आपको 3 वॉच टावर जो हैं वो लाइन से नजर आएंगे और उसके ठीक बगल में वो हाईवे जो सीधा यहाँ से सरहद यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। और अगर मेरे विजय महेश आपको बाएं तरफ कैमरा करके दिखाएंगे तो एक वॉच टावर आपको और नजर आएगा और इस वॉच टावर को भी बनाए जाने के पीछे की कोशिश यही है कि अगर पाकिस्तान इस सरहदी इलाके से घुसपैठ की कोशिश करता है, जैसलमेर शहर की तरफ आगे बढ़ता है, तो इस वॉच टावर के जरिए उस पर निगरानी रखी जा सके और न सिर्फ निगरानी बल्कि सख्त एक्शन पाकिस्तानी सेना को लेकर लिया जा सके। आपने देखा वैभव की रिपोर्ट। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान लेकिन डरा हुआ। पाकिस्तान में कल देर रात एक बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों की बताई जा रही है और इस बैठक में तैयारी ये हो रही है कि आखिर करना क्या है, ये पाकिस्तान की सेना को सूझ नहीं रहा है। भारत के हमले को लेकर पाक सेना डरी हुई है। कल देर रात पाक आर्मी ने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। सेना ने पहलगाम हमले के बाद बने हालात पर चर्चा की है। बैठक में ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी थे। पाक के रक्षा मंत्री और सूचना मंत्री मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीटिंग में कहा है सरकार इस मुद्दे पर सभी दलों से फीडबैक लेना चाहती है, इसलिए सेना के साथ यह बैठक बुलाई गई है। जंग को लेकर पाक सेना की क्या तैयारी है, सेना ने इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को दी है। बैठक में सभी दलों ने सेना को पूरे समर्थन की बात कही है। जंग होने पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएंगी।
सभी दल मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लेंगे। बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई शामिल नहीं थी। पीटीआई इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग कर रही है। शहबाज सरकार ने पीटीआई की मांग खारिज कर दी है, जिसके बाद इमरान की पार्टी ने बैठक से दूरी बना ली है। अब आपको दिखाऊं कि कैसे सीमा पर तैयारी की गई है। बंकर भी बना लिए गए। मैंने आपको वॉच टावर दिखाया, ये बंकर भी बनने शुरू हो गए हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में बंकर निर्माण हो रहा है। कल भी मैंने जम्मू की एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जहां बंकर बनाया जा रहा था। लाइट्स आपको दिख रही हैं, सरहद की लाइट्स हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तीव्र गति से काम चल रहा है। काम है बंकर बनाने का, जिंदगियां बचाने का। जी हाँ, यहाँ पर जो है हर एक घर में इंडिविजुअल बंकर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े जब पाकिस्तान अपने इलाके से आम लोगों को निशाना बनाए, युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करे। गाँव में बन रहे हैं, हमने देखा इस गाँव में तकरीबन 200 के करीब बंकर्स हैं और भी बन रहे हैं। कितना दिन लगता है इस बंकर को बनने में? सर इसको 8 से 10 दिन लग जाते हैं बंकर को बनने में। 10 दिन में पूरा तैयार हो जाता है? जी जी सर। तो अभी बिल्कुल सामने पाकिस्तान है। और इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। पाकिस्तान में बड़े नेता फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना गंभीर नहीं है। भारत के डर से लापता हो गए पाकिस्तान के कई मंत्री गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है कि आखिर कहां चले गए। पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान का बयान। पहले तो ये मसला था कि पुलिस के बारे में मैंने कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले वो थानों में महदूद हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में होती है, सड़कें उनके कब्जे में हैं, देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहाँ है, फौज कहाँ है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है? क्या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम की कोई हुक्म? और इस बीच आपको बताऊं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री से मिले। ये दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिले हैं इस वक्त जिस वक्त भारत पाक के बीच टेंशन हाई है। दूसरी तरफ जरदारी यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के राजदूत से मिले हैं। कल मैंने आपको बताया था जरदारी शहबाज शरीफ से मिले थे। शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन जरदारी से मिल रहे हैं। आज चीनी राजदूत से पाकिस्तानी राष्ट्रपति मिले। और बड़ी खबर यह कि ईरानी विदेश मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं आज। क्या वो टेंशन कम करने के लिए पहुंचे हैं? इशाक डार से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री। और ये ईरानी विदेश मंत्री भारत भी आएंगे पाकिस्तान के बाद। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है ईरान? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने आज पाक के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर बात की। ईरान के विदेश मंत्री इसके बाद भारत के दौरे पर जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया। ईरान ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की थी। आतंक के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन पर जोर दिया था। ईरान की कोशिश है दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। ईरान के पाकिस्तान और भारत दोनों से अच्छे रिश्ते। ईरान इस पूरे क्षेत्र का संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके लिए रणनीतिक रूप से जरूरी हैं। ईरान की कोशिश है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है भारत पाकिस्तान विवाद में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हो सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। विदेश मामलों के जानकार दीपक वोरा साहब बता रहे हैं क्या ईरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है?
मध्यस्थता तब करते हैं अगर दो लोग हैं, दो देश हैं या दो कम्युनिटीज हैं या दो सोसाइटीज हैं जिनके बीच में किसी प्रकार का तनाव है, तो मध्यस्थता होती है अगर दोनों तैयार हो। अगर एक तैयार नहीं है तो फिर किस टाइप का आप मीडिएशन उनके बीच में कर सकेंगे। दूसरा, अभी ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान में है। कुछ देर पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं तैयार हूं मीडिएशन के लिए। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, शायद 1 साल 2 महीने हुए। पिछले साल जनवरी में ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे और एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। फिर दोनों मिले और बोले अरे मेरे इस्लामिक भाई। तो ये ईरान खुद इस समय बहुत दबाव में है, बहुत तनाव में है। वो क्या मध्यस्थता करेगा? अमेरिका ने ठान लिया, इसराइल ने ठान लिया कि ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। सो मेरा मानना है कि ये सब नौटंकी जो ईरान कर रहा है पाकिस्तान के कहने पर। आइए और अब बात आज के सूत्र की। कोई भी अगर अपने करियर के प्रति समर्पित नहीं है तो बाकी और किसी बात का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में कामयाबी का यह मंत्र दिया था लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। उनकी जिंदगी संघर्ष और उस पर जीत की कहानी है। दरअसल जब वो सिर्फ 13 साल की थी तभी सर से पिता का साया उठ गया। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एक्टिंग और गाने के जरिए वो परिवार चलाने लग गई। फिर गायकी में लता जी ने करियर बनाने का फैसला किया। पतली आवाज का हवाला देकर उन्हें कई बार रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कड़ी मेहनत और अनुशासन से उन्होंने खास जगह बनाई। 36 भाषाओं और सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। लता जी अनुशासन को कामयाबी का अहम सूत्र मानती थी। रियाज हो या रिकॉर्डिंग, हमेशा वो समय पर पहुंचती थी। वो मानती थी कि कामयाबी के लिए सेहत का ध्यान भी जरूरी है। एक बार उनकी तबीयत खराब होने के चलते वो रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंच पाई, तो संगीतकार ओपी नैयर से दूसरे समय पर गाने की गुजारिश की, लेकिन नैयर साहब नहीं माने। तो जिंदगी में उनके साथ कोई गीत नहीं गाया। उन्होंने कहा जो सेहत के अनुशासन को नहीं मानता उसके साथ काम नहीं करूंगी। लता जी ने जिंदगी का एक अहम सूत्र दिया, अनुशासन मेहनत और लगन का ही हिस्सा है और कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।